Excuse me, sir. Okay, so let's begin. आज जो है वो हम हीलियम एटम जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट्स को स्टडी करेंगे यूजिंग डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी एंड होपफुली जो पिछले वीक का क्विज है उससे आप लोगों को काफी जो है वो प्रैक्टिस हो गई है कि डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी को कैसे यूज करना है। तो जो आज का जो लेक्चर है वो कंसेप्चुअली उतना मुश्किल नहीं होगा। कंप्यूटेशनली अलबत्ता ज़ाहिर है कि जो आज हम इंटेग्रल जिनसे डील करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओवरऑल जो अप्रोच है वो वही है जो पहले हमने देख ली हुई है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हीलियम एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो ग्राउंड स्टेट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है वो उसके जो करस्पॉन्डिंग अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो उसका ग्राउंड स्टेट एक्सक्यूज लेवल मी जो है सर। वो नॉन डीजेनरेट था। तो हम नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी की मदद से उसकी जो एनर्जी करेक्शन है फर्स्ट ऑर्डर वो हमने फाइंड कर ली थी। अलबत्ता सर जो आई थिंक कैमरा नहीं ऑन। एक्साइटेड स्टेट्स है वो कैमरा ऑन नहीं, ऑन है सर। कैमरा नहीं ऑन। नहीं सर, ऑन है। अफसा कह रही कैमरा नहीं ऑन। कैमरा ऑन है सर। नहीं, मैं किसी बंदे ने अनम्यूट किया होगा अगर आवाज आ रही है तो। हाँ ठीक है, आसिफा आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ओके, सो लेट्स डिस्कस द हीलियम एक्साइटेड स्टेट, और उसमें भी हम जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसको आप कंसेप्चुअली जो है वो यूं विजुअलाइज कर सकते हैं कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 ऑर्बिटल में है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो n2 ऑर्बिटल में है। एंड जस्ट टू रिकॉल, जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो है दो हैमिल्टोनियन का सम, बल्कि इसको मैं कह देता हूँ 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। और ये जो दोनों हैं ये दोनों हाइड्रोजन के हैमिल्टोनियन है, इसलिए इनके जो करस्पॉन्डिंग अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है वो है माइनस z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर e स्क्वायर 8 pi epsilon naught a naught. So this is the unperturbed total energy of the system. और जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस हैं they're based on n1 l1 m1 n2 l2 m2। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके जो हाइड्रोजन वाले वेव फंक्शन है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो उसके हाइड्रोजन वेव फंक्शंस हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्योंकि अगर ये दोनों हैमिल्टोनियन जो है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये x1 x2 y x1 y1 z1 पे, ये x2 y2 z2 पे, तो ये दोनों जो जो टोटल सोल्यूशन है वो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन का प्रोडक्ट है। और जो परटर्बेशन टर्म है, क्योंकि टोटल जो हैमिल्टोनियन है वो है ये जो ग्राउंड स्टेट है प्लस परटर्बेशन, और जो परटर्बेशन टर्म है दिस वाज ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, क्योंकि ये असल में हैमिल्टोनियन का प्रॉब्लम है, जो हीलियम का प्रॉब्लम है। और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बाय इमेजिनिंग दिस प्रॉब्लम एज टू बी अ परटर्बेशन ऑन दी
टू हाइड्रोजन टाइप प्रॉब्लम्स, हर इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन प्रॉब्लम। सॉरी, ई नॉट की क्या? किस स्टेट के लिए? ये ई नॉट लिखा हो, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? ये होता है 8.8 समथिंग 10⁻⁻12 आई थिंक। ठीक है, तो ये जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है वो के है। ठीक है, कूलम कांस्टेंट इसको कहते हैं। ओके, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप याद रखना चाहते हैं कि वैल्यूज, तो ये वैल्यूज तो आप बुक्स में मिल सकते हैं। ये जो नंबर है ना, ये हमेशा याद रखें, जहां भी आएगा ये 13 पॉइंट इतना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में वो सिंपल 1/n² आता है, तो n1 पे ये वाला पार्ट होता है, और दैट्स 13.606। एनीवे, अच्छा, अब हम अगर एक्साइटेड स्टेट्स की बात करें तो बहुत पॉसिबिलिटीज है। जैसे ये जो है, ये लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबिलिटी है। एक एक्साइटेड स्टेट ये भी हो सकती है कि लेट्स से दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n1b2 है, n2b2 है, दिस इज आल्सो एक्साइटेड स्टेट। या एक इधर हो सकता है, एक उधर हो सकता है n3 में, या एक n3 में हो सकता है, एक n1 में हो सकता है। सो देयर आर मेनी एक्साइटेड स्टेट्स दैट आर पॉसिबल। ठीक है, द लोएस्ट स्टेट एंड एक्चुअली इवन दिस आल्सो द सिंपलेस्ट स्टेट इज दिस, क्योंकि इसके ऊपर वाली जितनी स्टेट्स है ना, आई डोंट थिंक दैट इट्स इजी टू डू दैम। इजी तो है, बट यू नीड लॉन्ग पेपर एंड पेपर, काफी सारे उसमें बेसिस फंक्शन जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी में आप देख लेंगे इट विल बिगिन टू गेट आउट ऑफ हैंड, नॉट कंसेप्चुअली, कंप्यूटेशनली। सो इससे ऊपर जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, वी विल नीड एक्सेस टू कंप्यूटर टू सॉल्व। और बाय द वे, इस फ्राइडे को जो है मैं पहला जो है वो रखूंगा ट्यूटोरियल सेशन। उसमें अब मैंने सोचा कि पाइथन ही इस्तेमाल करेंगे, उसका लाइसेंस का इशू नहीं है, और काफी लोग वैसे भी पाइथन में पहले से ट्रेंड है, तो इट वुड बी इजियर। लेकिन जो लोग जिनको मैथमेटिक्स आती है, दे कैन वर्क ऑन दैट इफ दे लाइक। तो एनीवे, अगर आपने हायर स्टेट्स को करना है अटेम्प्ट, सो यू नीड यू बेटर हैव अ कंप्यूटर। ओके, सो हम इस एक्साइटेड स्टेट्स को आज डिस्कस करेंगे। उसमें ये हमारी ग्राउंड, ये एनर्जी है अनपर्टर्ब्ड, और जो टोटल एनर्जी है, ऑफ कोर्स अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन E0 प्लस E1। सो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग E1। और अभी हम देखेंगे भी कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है, ये डीजेनरेट है, और जो डीजेनरेसी है वो 8-fold है। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट सी द एनर्जी। सो E0 यहां से आप देखें तो ये आती है -2² 1/1 प्लस 1/4 और ये बन जाती है -5/, ये बन जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगी 13 × 5 -68.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग देयर आर 8 पॉसिबल स्टेट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, अगर हम ट्रेडिशनली सोचें। और वो स्टेट्स कौन से हो सकती हैं? वो स्टेट्स ही हो सकती हैं, let me call it psi10। सो अब इसमें तो जो पॉसिबल स्टेट है वो 1s1 ही है, 1s। इसके अंदर आपको पता है एस स्टेट भी पॉसिबल है, px भी है, py भी है, pz भी है। दिस इज ऑलरेडी 4-fold डीजेनरेट। तो जब हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, तो जो एक इधर है वो तो एस में ही है, बिकॉज़ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। लेकिन इधर वाला जो है वो एस में भी हो सकता है, px py pz में भी हो सकती है। सो वन पॉसिबिलिटी इज दिस, and actually the other possibility
is this. कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर है और ये 2 इधर, ये हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन उधर हो और ये इलेक्ट्रॉन इधर। इसके मुताबिक वी कैन से दैट देयर इज अनदर पॉसिबल वेव फंक्शन। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो ऑलरेडी फेमिलियर हो क्वांटम फिजिक्स में, जिसमें वी नो दैट आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। सो इन दैट situation we can't really talk about if this electron is here, the other is there, and then other possibilities that this one is there and that one is there. We can really talk about that thing only when the particles are distinguishable. But since we haven't introduced spin, or that concept essentially is also tied with the spin, actually it doesn't have to be tied with the spin, but the distinguishability, let's think classically and we'll see that quantum mechanics will actually resolve itself automatically. जो हम at the end जो 5 function find करेंगे, they will turn out to be okay. But for now, let's talk about this thing without going into the distinguishability thing. लेकिन ये ध्यान में रखें कि truly speaking, if you already apply the multi-particle quantum physics, you shouldn't be talking about this and that state. But for now, let's say this is this, and similarly, there's another possibility that this electron is in S state, but the other one is in the px state. And then there's a possibility of interchange as well, that the second electron, the first electron is in px, and the other one is the S state, and then psi 5 is 1s1, 2py, psi 6, 2py, this, and then psi 7, and all these states have the same energy. So the first excited state is 8-fold degenerate. So our D is 8. अगर आप पिछले जो डिस्कशन उसके रेफरेंस पे जाएं, so our D is 8, which mean that we will be working with a situation like this. We will have to compute this H prime matrix, which is D by D, and then we will have to find out its eigenvalue and eigenvector. अच्छा, एक चीज जो है ना वो मैंने डिस्कस कहीं नहीं की, I actually had assumed कि क्योंकि आप लोग उससे काफी ज्यादा familiar होंगे. So, but today in the last quiz I saw that many of you are not able to make connection with these things. So let me briefly discuss that point as well, which is the connection of whatever we have been doing so far with the eigenvalue problem. I think आपने मैथ में, फिजिक्स में काफी कोर्सेज में eigenvalue का concept पढ़ा होगा. So eigenvalues are, if you have a square matrix A and you apply it to some vector x, we say that let's say we get some scalar number lambda times x. So then this lambda is called the eigenvalue and this x is called the eigenvector. So अगर आप गौर करें तो हमारी काफी सारी अब तक इक्वेशंस सबकी फॉर्म यही बन रही थी. So इसको हम नॉर्मली अक्सर जगह पे यूं करके लिखते थे, क्योंकि if this A is A11, A12, A1D, A21, so into x, and then lambda, हम इस lambda को इधर ले आते थे, and we have been writing it like this. So this and this is exactly the same thing. तो जब आपने इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, तो actually the best way is that you don't think about this, you just think about this. ठीक है? And prepare this matrix, or almost हर software में you have commands available. You give it a matrix and ask it to find eigenvalue and eigenvector. The eigenvalues would be lambda, और वो जो coefficients हम निकालते थे
C1 C2 up to CD, ये जितने corresponding to each of the eigenvalue you will have one eigenvector. So in one command, if you give it this matrix, it will give you all the eigenvalues and corresponding eigenvector, and your problem is solved. इसको आप क्विज में या हम बोर्ड पे यहाँ पे बार बार करते हैं कि जितनी वैल्यूज निकले बारी बारी यहाँ पे पुट करें इसके अंदर या इसके अंदर, and then solve for this one. So you have to do it again and again. So it's essentially is the problem of finding eigenvectors and eigenvalues. जो वो C1 C2 कोएफिशिएंट्स है, they are eigenvectors, और वो जो एनर्जी करेक्शन है E1s, they are eigenvalues. Okay, so let's now come back to our problem. So we now have an 8-fold degenerate state situation, and we have to compute, we have to solve this problem. Essentially, H prime C is equal to E1, इसको n रहने देते हैं C. So in this problem, हमने C भी find करना है और E1 भी find करना है, and this H matrix is now going to be D by D, which is 8 right now. So essentially, I now need 8 values of energy and 8 values of corresponding free vectors. और उस ये करने के लिए सबसे पहले I need this matrix H prime. And to compute this H prime matrix, I need to compute 64 integrals, right? Because there are 64 elements. 8 by 8 matrix है 64 है. And just to explicitly write this H M n elements are psi 0 m H prime psi n 0. So this is what we have to compute. And our size are given over there. Psi 1 is 1s1, 2s2, psi 2 is 2s1, 1s2, and so on. And let's start doing, because there's no other way than to start computing. All right, and to do that, I need these functions. So just to recall, 1s is 1 over pi square root z over a 3 by 2 minus z r over a. 2s function is 1 over 4 2 minus z r over a. जी पैरिटी, हाँ हम वो सिमेट्रीज वगैरह और चीजें एक्सप्लॉइट करेंगे कंप्यूट करने में, ठीक है. बट लेट्स राइट द फंक्शंस एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग वन बाय वन. 2pz is अच्छा, ये बुक में जरा डिफरेंट लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली करके लिखूंगा, जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा. आगे लिखा हुआ है r cos थीटा, और cos थीटा को लेट मी जस्ट राइट z. Similarly, 2px is x, z are 2a, 2py is y. ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है. 1 2 3 4 5. सो पहले मैं कंप्यूट करता हूं h11. सो h11 is psi 10 h prime psi 10, and psi 1 is written over there 1s1, 2s2, 1s1, 2s2. So this is sort of
an integral over, क्योंकि ये सारे रियल फंक्शन है, so this 1s1 2s2 और 1s1 2s2 ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और जो h प्राइम है इट्स e स्क्वायर 4 pi epsilon r2 and then there are integration over two types of variables where this d tau 1 is the volume element corresponding to one set of coordinates and d tau 2 is the integration corresponding to the second set of coordinate. Recall from the previous one that we imagined that our, let's say, electron 1 has coordinate x1 y1 z1, electron 2 has coordinate x2 y2 z2. So this one mean function of x1 y1 z1, two mean function of x2 y2 z2, because this is second electron, this is first electron. अच्छा, इस तरह के जो इंटेग्रल होते हैं ना, अगर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिकॉल करें ना, and you are asked to do this thing, that you have some charge distribution. Suppose you're given a charge density, let's call it some rho 1, and then you're given another charge density, let's call it rho 2, and you are asked to find their potential energy. ठीक है, अब दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली लिख लेते हैं ना फॉर्मूला, अगर मैं आपको कहता हूँ ये Q1 है Q2 है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? So it's Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught, the distance between the two. और जब आपके पास बजाय पॉइंट चार्जेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं and you have to find their potential energies, so if you go to your electrodynamics book you will see that it's like this. These are, you know, 6 integrals, R1 R2 के ऊपर. So this is the interaction or potential energy of two charge distribution. If you look at this, this is exactly like that. Actually, there's 1 over 4 pi epsilon naught here as well. This is exactly this. क्यों? ये क्या चीज है? This is the probability density for electron 1. क्योंकि ये square हो गया ना, तो when you have a square, ये वैसे तो wave function है, but its square is the probability of finding the electron 1 at some point. And this is the probability of finding, ये square के साथ probability of finding electron 2 somewhere around the nucleus. And if I bring this E with this one and this E with this one, this exactly becomes the charge density corresponding to the electron cloud. And this becomes the charge density corresponding to second electron cloud. So this essentially becomes the potential energy between the electron clouds created by two individual electrons. By the way, you can solve this problem without this discussion, but this I'm doing just to, you know, give you some physical insight into, you know, different terms, what they mean, because this is usually very helpful when we have the results and to interpret and talk about the results, what's happening. So this H11 term is essentially the interaction energy between the two charged clouds created by the two electrons. Okay. And we'll compute this a little bit later. So that's why, you know, this integral is given a special name. This is called a Coulomb integral. और क्योंकि इसमें एक charge cloud 1s का है, दूसरा 2s का है, तो you can use this symbol 2s. Because later on we might have, you know, similar integrals. All right, so let's now get to computing this integral. तो just मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताया है. So compute करने के लिए 1 2 3 4 5 6 dx1 dy1 dz1 dx2 dy2 dz2. अब 1s1 क्या है? 1s1 जो है वो ये लिखा हुआ है, ये 1 है तो ये कोऑर्डिनेट 1 का फंक्शन होगा. दिस इज 1 over pi z over a 3/2, ये स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल माइनस
Z R1 ओवर A और स्क्वायर भी लेना है। फिर 2s2 क्या है, ये 2s है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सो R is replaced with R2. You know, let me just write C2, 2 minus Z R2 over A exponential minus Z R2 over 2A over square, और ये जो 1/4 pi epsilon naught है, let me take it here, and then all of this has to be divided by R12, और R12 क्या है, x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 square root. तो ये इंटेग्रल है जो हमने कंप्यूट करना है। अच्छा, जब हमारे पास इंटेग्रल है ओवर ऑल स्पेस, तो समटाइम इसको यूजुअली जब आपने वैल्यूड करना, इट्स बेटर टू डू दिस इंटीग्रेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कि आप बजाय x1 y1 z1 के आप ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है ना, इनकी बजाय ये लिख लें, r1 स्क्वायर sin θ1 dr1 d θ1 d φ1, और इसी तरह इसकी जगह पे r2 स्क्वायर sin θ2 d θ2 d φ2, और इंटीग्रेशन वही जो r1 पे होगी 0 to infinity, r2 पे होगी 0 to infinity, और θ1 θ2 पे 0 to pi, और फाई पे 0 to 2 pi। ठीक है, जब आपने इवैल्यूएट करना है तो बेहतर आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखिए, क्योंकि मैं अभी इवैल्यूएट नहीं करने जा रहा, I'm just डिस्कसिंग इट। तो इसको इवैल्यूएट करने का असल में वही एग्जैक्टली तरीका है जो हमने ग्राउंड स्टेट के लिए किया था। You essentially write the spherical harmonics for this 1/r12 and you work out the integrals. I'm not going to do it. Let me just write the answer. But it can be done analytically using exactly the same technique. And the answer is 17/81 ZE square 4 pi epsilon naught A naught. और अगर आप न्यूमेरिकल इसकी वैल्यूड करें, ठीक है, दिस इज नथिंग, ये अगर 8 होता ना तो ये होना था 13.6, तो ये जो है दिस इज हाफ ऑफ 13.6। एनीवे ये सारा नंबर वैल्यूड करें तो ये बन जाएगा 11.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। But I'm going to continue to use this symbol J1S2S for this value. So this is my H11 prime. अब H22 की बात करते हैं। Psi2 क्या है? Psi2 है 2s2 1s1, 2s1 1s2। सो ये मैं जो लोग वीडियो पे उनके लिए लिख रहा हूं जरा दोबारा, 2s1 1s2। अच्छा, जब इसको देखें और इसको देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क है कि जहां पे ये R1 है वहां पे इसमें R2 था, क्योंकि ये 2s(2) है, ये 2s(1) है, और ये 1s(2) है, ये 1s(1) था। तो चूंकि इसमें अगर आप देखें, आप R1 R2 को इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जहां जहां पे इंटीग्रेशन R1 पे हो रही है वो सारी इंटीग्रेशन R2 पे कर दे, फंक्शन भी R1 का कर दे, वो तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन रहते हैं। सो जो H22 इंटीग्रल है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू H11, और इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी स्टिल वही है जो इसकी थी। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल क्या बनेगा H22 का, इट्स स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, और वही जो E स्क्वायर ओवर R12 है। तो पहले तो आप वेरिएबल इंटरचेंज कर लें, ये 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि जो R12 है ये फिर भी वही रहेगा। ठीक है ना, R1 अगर मैं ये x1 x2 को इंटरचेंज कर दूं तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटीग्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद इसकी जो इंटरप्रिटेशन है फिजिकल, वो भी एग्जैक्टली वही है। इट्स द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज क्लाउड
of 1s and 2s orbitals, और इसकी वैल्यू भी वही है, and this is also equal to j1s 2s. Yeah. All right, so let's now go to H33. H33 is the one, ये हमने किसको लिखा था, 1s1 और 2px का है. तो इसका भी वही ये आ जाएगा R12. अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन वही है, अभी बस फर्क इतना है कि जो एक चार्ज क्लाउड है या एक चार्ज डेंसिटी है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, और जो दूसरी चार्ज डेंसिटी है वो अगर लेट्स से this is x axis, this is y, this is z axis, so the second charge cloud is, you know, something like this. So this integral is the interaction energy between the two charge cloud. जो पहले वाला था वो 1s भी ऐसा ही है, 2s भी वैसा ही है, और इस तरह के इंटेग्रल को भी हम कूलम इंटेग्रल ही कहेंगे. दिस इज स्टिल दी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दी टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए इसको भी आप वैल्यू उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है. और बाय द वे H44 निकालेंगे ना तो वो भी यही होगा, आप देख सकते हैं. लेट्स गिव दिस इंटेग्रल द सिंबल 1s2px, और इसकी जो वैल्यू है मैंने इसकी वैल्यू नोट नहीं की अनफॉर्चुनेटली. हम बुक है किसी, अच्छा बुक है मेरे पास, so I want to write it. इसकी वैल्यू आ जाएगी J1s 2p is 59 243 ze square 4 pi epsilon naught an, and the number is 13.21 electron volt. Okay, let's now look at H55. H55 जो है, it's basically 1s1 and 2py2, right? And then e square अच्छा अब देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है. H33 ये px है और ये py, बाकी कोई है. सो बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, so this was H33. So this 1s1 is still a charge density like this, but now this 2py charge density is actually it's exactly the same except it's oriented along y-axis. और चूंकि दूसरे वाली जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, ठीक है ना. क्योंकि वो तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, आप यूं एलो इसको ओरिएंट रखें, यूं रखें, जैसे मर्जी रखें, उन दोनों की जो ओवरलैप इंटीग्रल है इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम बिकॉज़ इंटीग्रल इज ओवर होल स्पेस.
सो एक तो मैं इसका ये x खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये 1s2py जो है ना, ये 2p, ये x के लिए भी वही है, y के लिए भी वही है. सो दिस इज आल्सो j1s2p. और जो h66 है वो बस वो 2s1 और 1py है, मैथमेटिकली वो भी उसी के बराबर है. सो h55 भी वही है. h66 जो है, h77 वो होगा 1s1 2pz, और 2pz जो है वो यूं है, एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी वही है, तो वो भी इंटेग्रल वही होगा. सो h666, h77, h88, they are all j1s2p. They're all equal to this number. Okay, अब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी बात शुरू करते हैं. और उसके लिए पहले h1, यहां तक किसी का है कोई क्वेश्चन? आप लोग जो ऑनलाइन है आपको समझ आ रही है? जी सर. रूसा आपको पता चल रहा है? रूसा कहीं ऑन करके गायब तो नहीं होगी जी? ये यूज कहाँ पे करते हैं? फिजिसिस्ट की रियल लाइफ जो है वो तो है जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनको करेक्टराइज करना, और उस रियल लाइफ में इनका जो यूज है वो आएगा जो हम हीलियम की एनर्जीज हैं उनको कंप्यूट कर लेंगे. ठीक है. और अगर आप ब्रॉडर सेंस में बात करें कि व्हेन यू आर डन विद योर डिग्रीज एंड maybe you go on to doing job, or where there all of this leads to. In the big picture, we are essentially learning how to compute energies of different quantum systems, and that's at the heart of understanding different quantum systems, atoms and molecules, drug discovery, and all of these things. Because basically everything is the interaction of different molecules or atoms, and we have to have a knowledge of their different energies to study the interaction between them, to see which interactions are favorable and which are not. Apply किस sense में? So this is at the heart of understanding anything that you want to understand about a system. For example, आप देखना चाहते हैं कि एक गिवन मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर एनर्जी स्पेक्ट्रम्स. ठीक है. और इसी तरह अगर फिजिक्स में तो नॉर्मली वी डोंट गो दैट फार बिकॉज देन essentially we jump from physics to chemistry, but that's where the applications is. And then you can even go further. For example, we are giving one drug to somebody to treat something. Its ultimately drug is a molecule. It's interacting with some molecules. If you want to see if it is interacting with some other molecule inadvertently that we don't want, then we have to do their interaction analysis, and all of that is usually done in a computer. So that's why to have a drug for anything takes almost forever, because you have to make sure that one molecule that you are going to inject into your body to make it interact with certain other molecule. There are a million other molecules in our bodies. So is it going to interact with somebody else or not? So जितने भी known होते हैं, you have to do that analysis. And all of that comes down to finding the energies. And जो हम अभी कर रहे हैं, this is just the energies of stationary states, because we are not studying dynamics, but dynamics is based on stationary states. So जो energy computation है accuracy के साथ, this is sort of the holy grail of anything that you want to study about quantum systems. या for example, आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आजकल बहुत सारा जो काम है it's being done on the design, on the use of quantum system for something practical like quantum metrology. If you want to build a sensor of high sensitivity to sense, let's say, magnetic field. ठीक है. So the magnetic field measurement in turn have several other applications. So to be able to develop the sensor, we have to be able to characterize the energy levels very, very accurately.
कि जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से जो है वो एनर्जी कैसे चेंज होंगी। या आप अगर आपने क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करना, सो यू हैव अ क्यूबिट, you need to very accurately predict the energy levels of those qubits. So this thing is essentially the beating heart of applied physics, to be able to compute the stationary energy levels of any quantum system, and that's where it ultimately goes. ये stationary states इसलिए है कि over time they don't change, and the full Schrodinger equation, if you recall, is h psi equal minus iota partial with partial t psi. That also tells you the dynamic, that with time how the state change. क्योंकि कोई भी जो system है, it's not isolated system in the universe. There are some other things that are acting on it. So under that Hamiltonian, you can predict their dynamic. But that dynamics is also based on first studying the stationary state. So with time, the energy level don't change. Okay, good question. Yes, sir. All right, so this is done, and we now have to compute the other elements of the matrix, which is, let's start from H12. Normally, physics में we start with one subject, and we start going deeper and deeper without perhaps making connection with everything around that. Why or we are studying this thing, but that's not a good thing. Okay, so H12 जो है, this is now H prime sandwiched between psi 2 and psi 1. All right, so this is an integral. Psi 1 0 is 1s1, 2s2, and psi 2 is 2s. Actually, it's, so we have to interchange the electrons. So this is let's say 1s2, 2s1, and then integration over both. अब इसको अगर आप देखें तो this is almost like the H11, except के उसमें जो S1 था और इधर भी S of 1 था, सेम फंक्शन दोनों का स्क्वायर हो गया. अब हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो 1s फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है वो R1 थीटा 1 फाई 1 है, और जो 2s फंक्शन वेव फंक्शन है उसमें वेरिएबल है R2 थीटा 2 फाई 2, जबकि यहाँ पे उलट हो गया. एंड दैट्स, वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एज इट इज. और इसको भी वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है. 1/R12 की स्फेरिकल हार्मोनिक सब्स्टिट्यूट करें, एंड यू डू दिस इंटीग्रेशन for each term for R1 theta 1 phi 1 etc., and then finally for this one, let's call this the answer for this integral comes out to be 16/729 z e square 4 pi epsilon naught a naught, and this is generally called an exchange integral. And the reason is this, that this integral is because of interchanging the position of electron. क्योंकि ये बेसिकली ये दोनों वही ऑर्बिटल्स हैं, बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज किया. सो इट हैज अ पर्टिकुलर नेम. और बाय द वे इस टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट्स 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज H12. अगर आप H21 देखें तो H21 में यहाँ पे psi 2 आ जाएगा, यहाँ पे psi 1 आ जाएगा. सो ये psi 2 है, ये psi 1 है, तो it's exactly the same integral again. So H21 is equal to H12. So let's now go to H13.
So H13 is psi 10 H prime psi 30. अच्छा, अब इसको मैं वही थोड़ा खोल के लिखूंगा बिकॉज सो dx1 dx2 dy1 dy2 dz1 dz2. Psi 1 is 1s1 2s2 then e square 4 pi epsilon naught r1 2 1s1 2px2. So this is psi 1, this is psi 3. इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं, बल्कि हमारे पास फंक्शंस हैं तो लेट्स स्टडी फ्रॉम देयर. तो आप लोग जो ऑनलाइन लोग हैं उनको जरा नजर नहीं आएगा, तो लेट मी राइट दिस. 1s1 क्या बनेगा? 1s1 है, सिर्फ इसका फंक्शनल पार्ट लिखाएं, कांस्टेंट ना लिखाएं. ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस जेड r1 ओवर a. 2s2 आ जाएगा 2 माइनस जेड r2 ओवर a एक्सपोनेंशियल माइनस जेड r2 ओवर a. देन e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 2. यहाँ पे 2 है, ठीक है. 1s1 जो है ये 1s1 इधर भी वैसे ये इसका स्क्वायर ही आ जाएगा और 2px आ जाएगा. नहीं, सिर्फ कांस्टेंट ना लिखाएं, सिर्फ मुझे बाकी पार्ट लिखा दें. z ओवर a भी रहने जो z है, नहीं x है ये. सो देयर इज x और 2px में आगे है एक्सपोनेंशियल माइनस जेड r2 ओवर a. जी 2a, ठीक है. ये मरिए वो कॉन्सेप्ट्स मैंने कहा अभी वो सारे इकट्ठे कहीं पे हैं. लेट मी जस्ट राइट समथिंग. वो सारे कांस्टेंट पार्ट जो है ना वो कहीं उधर इकट्ठे हैं. अच्छा, अब इसको जरा देखें. ये इंटीग्रल है x1 फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. सिमिलरली सारे वेरिएबल. इफ वी कैन check out that this is our integration space, that we convert r1 to minus r1 vector and r2 to minus r2 vector. अगर हम जो r1 है उसको माइनस r से रिप्लेस कर दें और r2 को माइनस r2 से रिप्लेस कर दें, our integration shouldn't change. क्यों? क्योंकि हमारे सारे इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी हैं. अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो दोनों को इट्स स्टिल द सेम इंटीग्रल. सो इट मीन वी कैन डू दैट, बट लेट्स से कि अगर जो हमारा इंटीग्रांड है वो इवन फंक्शन रहता है या ऑड. अगर वो ऑड फंक्शन टर्न आउट होता है तो इसका मतलब है इंटीग्रल 0 हो जाएगा. जस्ट एज जब आप एक सिंगल वेरिएबल में देख रहे होते हैं, अगर फंक्शन ऑड हो और जो आपकी इंटीग्रेशन लिमिट है सिमेट्रिक अराउंड ओरिजिन, देन योर आंसर इज 0. ठीक है ना? यानी अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो कि अगर आप इसको फ्लिप करें, यानी x से माइनस x पे जाए और ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है जब इंटीग्रेट करेंगे ये एरिया कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे देखते हैं कि इफ वी चेंज रिप्लेस r1 with minus r1 and r2 with minus r2, do we get a minus sign or a different function or a even function? तो जब हम r1 r2 को x1 x2 को रिप्लेस करते हैं y1 y2 z2 उसको, तो we first see that this doesn't change, क्योंकि इसमें वही है ना x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2. तो अगर आप
तीनों को चेंज कर देते हैं विद माइनस साइन, तो ये तो एग्जैक्टली वही रहेगा फिर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है डिफरेंसेस का। ठीक है, आपका क्या नाम है? सॉरी, नहीं नहीं दिया। आप फॉलो करें इसको, क्योंकि R1 है x1 माइनस x2 स्क्वायर, तो अगर दोनों को मैं नेगेटिव कर दूं तो वो तो डिफरेंस तो फिर भी डिफरेंस ही रहेगा ना, ऊपर स्क्वायर है। तो इसी तरह y1 y2 दोनों को नेगेटिव कर दें तो तब भी कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्ट तो अनचेंज्ड है। इसी तरह ये पार्ट भी अनचेंज्ड, बिकॉज दिस इज अगेन दी स्क्वायर्स एंड सम्स। R1 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो माइनस से चेंज करेंगे स्क्वायर की वजह से, नथिंग चेंज। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सिर्फ एक चीज रहेगी और वो x है, बल्कि ये x कौन सा, ये x2 है, क्योंकि ये इसमें आया था ना 2px2। अब यहां पे जब मैं x2 को माइनस x2 करूंगा तो ये सारा इंटीग्रांड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इट मीन दैट दिस इज एन ऑड फंक्शन ऑफ x2, so when I do integration over x2 from minus infinity to infinity, the integral is 0. So this is 0. और यहां से एक चीज आप क्विकली चेक कर सकते हैं, जो h1 और h1 4 होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि 4 के अंदर ये px हो जाता है और ये s हो जाता है psi 4 के अंदर, तो px के साथ वही x आएगा और it would be odd function of x1 0. अगर इधर p कोई नहीं है तो फिर सारे 0 हो जाएंगे, अगर p इधर भी आ गया फिर 0 नहीं होंगे, क्योंकि वो एक x उधर भी है एक x उधर है। ठीक है, हाँ, यानी अगर एक ही, जब भी इंटीग्रेशन में एक p आएगा द इंटीग्रल इज 0। यहां पे इसलिए 0 नहीं हुए थे, ये देखें, ये था जो h11 की हम बात कर रहे थे, h11 किधर था, हाँ, यहां पे क्यों 0 नहीं हुए कि इसके अंदर ये 1s1 है 2s1 है, x कहीं भी नहीं है, y भी नहीं है, z भी नहीं है, और h22 तो वही है, बल्कि h33 को देखते हैं, h33 किधर है, ये h33, इसमें वो px का स्क्वायर है। इसी तरह जो h44 है उसमें py का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की वजह से ये बच गए। और इवन जो अच्छा, भी हमने वो उस पे भी आते हैं वापस, तो ये h13 h14 h15 h16 h17 h18 ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऑड फंक्शन ऑफ या x होंगे या y होंगे या z होंगे। लेट्स नाउ सी, अच्छा हमने जो h, ये मैट्रिक्स में जरा लिख देते, सो h11 h12 आगे सारे 0 आ गए। यहाँ पे जो h21 है वो हमने पहले देखा है नॉन 0 है, h22 भी नॉन 0 है। अब h23 को देखते हैं, जब h23 होगा तो वो होगा psi2 और psi3, तो psi2 के अंदर तो वही है, फिर दोनों ऐसे ही है, बस ये इंटरचेंज है 2 और 1, तो psi3 में वही px की वजह से जो ये h23 है ये भी 0 हो जाएगा। और उसके बाद आगे h24 जो है, 2 जो है उसमें दोनों s हैं, 4 में एक p है, तो ये सारे ये भी 0 हो जाएंगे। h33 तो हमने पहले देख लिया हुआ है कि नॉन 0, और h34 भी नॉन 0 है। h34 हमने बात की है भला, h34 की नहीं की, चलो h34 को देखते हैं। तो जो h13 है वो भी 0 है, क्योंकि h31 0 है, तो वैसे ये हर्मिशियन है तो वो 0 होगा, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं, जो h32 है वो भी 0 है, h31 भी 0 है। h34 को देखते हैं, h34 जो है ये क्या होगा, h34 इज psi3 में है 1s1 2px, और h4 में है 1s2 2px1। तो ये 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें x2 आएगा इसके साथ, ये 2 सेकंड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें x1 आएगा,
और जब दोनों को फ्लिप करेंगे तो x1 का नेगेटिव x2 का नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो इट्स नॉट ऑड फंक्शन। और ये एक्चुअली एग्जैक्टली वही जो k इंटीग्रल है ना 1s 2p, ये उसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वही चीज है जो k1s 2p हमने लिखी। नहीं, वो 2p x 2p y 2p z को देखो, उनके अंदर x z y नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो इसके आगे वाले ये सारे जीरो हो जाएंगे इसी तरह। तो एक्चुअली अब आप बाकी जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो ये बन जाएगी इस मैट्रिक्स की। बल्कि असल में ये भी दोनों बराबर है आपस में, है ना, h11 h22, और ये भी बराबर है। खैर चले वो बाद में कर लेते हैं। 4 3 3 4 बराबर ही है, h55 56 ये आ गया। और यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, और राइट साइड पे आ जाता है बेसिकली इन डायगोनल एलिमेंट में से वो en को भी माइनस करना है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ en1, ये वही आगे वैल्यू जो है C1 C2 ऑल द वे टू C8, ये इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि C1 C2 आपस में कपल्ड है और इन दोनों का बाकी किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चारों को चार इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें तो जो पहली दो इक्वेशंस होंगी उनमें होगा C1 C2 इक्वल C1, इसमें भी C1 C2 C2, बस ये दोनों इक्वेशन आपस में कपल्ड है और C1 C2 के लिए बाकी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं इसको। अल्टरनेटिवली आप वैसे यूं भी देख सकते हैं, ये जो बाद में हमने दिस मैट्रिक्स माइनस ई एन आई मैट्रिक्स जो है ना उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे माइनस ई एन आ जाएगा, माइनस ई एन आ जाएगा, माइनस ई एन माइनस सी एन, ये जो डायगोनल एलिमेंट है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, जो ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसका डिटर्मिनेंट वैसे ही जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स होते हैं उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो उस तरह से भी देख सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर टू सी इट लाइक दिस। सो एक इक्वेशन बन गई H11 प्राइम, तो इसकी वैल्यू H11 प्राइम को हमने कहा था J1s 2s, टू बाई टू के हाँ जी निकाल सकते C1 C2, एक ये सिस्टम बन गया। इसी तरह एक इनका सिस्टम बनेगा। बाय द वे ये सिस्टम और ये सिस्टम तीनों ही बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि H33 H44 H55 H66 H77 H88 सारे बराबर है और ये भी सारे आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वही S और PX के इंटेग्रल है और जस्ट X Y Z का फर्क है। और हमने जैसे आर्ग्यू किया था इसकी सूरत में कि वो जस्ट ओरिएंटेशन है और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वही है। सो ये असल में तीनों सिस्टम एग्जैक्टली सेम है। सो वी कैन सॉल्व दिस वन एंड देन दीज टू सिस्टम्स विल गिव द सेम रिजल्ट एज दिस वन। और ये प्रॉब्लम वैसे ही बन गया जो कल आपके क्विज में था। वी जस्ट हैव टू कपल्ड लेवल्स एंड लेट्स सॉल्व दिस। इसका जो सोल्यूशन है वो बन जाएगा J1s 2s minus E1 K1s 2s
K1s 2s J1s 2s minus E1 C1 C2 इक्वल 0। और इसका नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो, और ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, J1s 2s माइनस E1 स्क्वायर माइनस K1s 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें इसकी सिमिलैरिटी आपके कल क्विज वाले प्रॉब्लम से इससे भी ज्यादा है। जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो भी वैसी है जैसी कल बनी। अच्छा, इसको उधर ले जाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो E1 आपके पास आ जाएगा J1s 2s प्लस माइनस K1s 2s। अब एक एक एनर्जी के लिए हमने C1 C2 भी फाइंड करना है। तो जो पहली वाली एनर्जी है प्लस वाली, अगर वो हम इस मैट्रिक्स में पुट करें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैं यहां पे E1 की जगह पे रखता हूं J1s2s प्लस K1s2s। तो जब यहां पे आएगा J1s प्लस K1 2s, J1 कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल हैव माइनस K1s2s 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 माइनस K1s2s C1 C2 इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आपको दे देगी C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है C2 इज इक्वल टू C1, और आपके पास जो पहला फाई आ गया है फाई 1 0 इज C1 psi1 0 प्लस C1 psi2 0 और C1। अब देखें ये भी नॉर्मलाइज है, ये भी नॉर्मलाइज है। अब मैं जब इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो ये क्या बनेगा, phi 1 0 phi 1 0, दिस हैज टू बी 1। सो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब psi 1 psi 2 से होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल भी है, और जो psi 1 जो psi 2 है वो जब psi 1 से होगा तो वो भी 0 है। तो आई विल गेट C1 square plus C1 square. So this gives me 2C1 square is 1. So which means that C1 mod is 1 over 2 square root. So phi 1 0 is 1 over square root. और psi 1 0 by the way क्या था, ये था 1s1 2s2, और psi 2 क्या था, ये इंटरचेंज की वजह से था 1s2 2s2। हमारे पास जो पहला phi 1 निकला है वो दोनों का सुपरपोजिशन है प्लस के साथ। सो इट मीन कि जो अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम के अप्रोप्रिएट वेव फंक्शन है वो ये है। और देखिए हमने जब शुरू किया था तो वी वर थिंकिंग क्लासिकली, बट क्वांटम फिजिक्स हैज टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ कि जो अप्रोप्रिएट अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम का वेव फंक्शन है वो असल में ऑलरेडी वो ऐसा वेव फंक्शन है कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरचेंज ऑफ 1 and 2। You change 1 and 2, you still get the same। एक माइनस वाला भी आ जाएगा, और अभी चूंकि हमने स्पिन नहीं डाली हुई, सो इट डजंट नो एग्जैक्टली कि which one is the true one। हाँ, प्लस अब ये माइनस वाला रूट डालेंगे ना यहाँ पे, तो ये माइनस की वजह से ये प्लस प्लस हो जाएंगे एंड यू विल गेट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। C2 विल बी माइनस C1, और जो दूसरी एनर्जी है उसके लिए आपका माइनस वाला आ जाएगा सोल्यूशन। अभी तो हमने वो स्पिन वाली वो चीजें वो उस तरह से एंटीसिपेटरी उस तरह से नहीं किया हुआ, बट अल्टीमेटली व्हेन वी टेक केयर ऑफ स्पिन प्रॉपरली देन हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे प्रॉपर आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज phi 1। सो अच्छा, अब यहां पे आपने दूसरा सिस्टम भी सॉल्व करना है। जब ये करेंगे तो आप देखेंगे सही C3 C4 कपल्ड है, तो इनकी जो दोनों की एनर्जीज हैं वो चूंकि ये है J1s2p और ये है K1s2p, तो आपका एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन आ जाएंगे, बस ये जो 1s2s इसके यहाँ पे 1s2p आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल हमने किया, और वही जो दो एनर्जीज आएंगी करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन होंगे। सो लेट मी जस्ट राइट द फाइनल सोल्यूशन।
तो जो एनर्जी करेक्शन है वो हमारे पास आ गई है। एक स्टेट आ गई J1S2S प्लस K1S2S, और इसके लिए फाई क्या बनी? फाई था 1/√2 माइनस के साथ, और जो इसका माइनस वाला सॉल्यूशन था इसका स्टेट आ गई जी। अब वर्कआउट करके देखिए, मतलब प्लस के साथ प्लस आता है या प्लस के साथ माइनस आता है? हैं? जब मैंने प्लस वाला रखा, लेट्स सी के जब यहाँ पे प्लस रखेंगे तो ये माइनस अल्टीमेटली बचेगा, यानी ये बना, ये प्लस वाला रूट था। तो प्लस वाले के लिए C1 माइनस C2, हाँ प्लस वाले के लिए प्लस है और माइनस वाले के लिए माइनस, ठीक है, थैंक यू। सो इसके लिए माइनस है, इसके लिए प्लस। अच्छा, अब जब 3 और 4 वाला सॉल्व करेंगे तो उसका आ जाएगा J1S2P माइनस K1S2P, और ये वेव फंक्शन जो बनेगा ये बनेगा 1S1 2px माइनस 1s2 2px, और जो इसका ये वाला है 5-4, ये होगा 1s1 2px प्लस इसी तरह जो अगले C5 और 6 वाला है उनमें चूंकि नंबर्स वही हैं तो एनर्जीज एग्जैक्टली सेम आएंगी। लेकिन स्टेट्स जो हैं वो 5 और 6 जो हैं ये वो कॉम्बिनेशन होंगे 1s1 और 2py के, और ये 1s1 2py। इस तरह जो 1s2pz है उनकी भी वो एनर्जीज आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हीलियम एटम की परटर्बेशन थी उसने ये किया है कि जो पहले जो एनर्जी थी E0 वो जितनी भी थी -68 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अच्छा बाय द वे, तो ये नंबर बाय द वे बनता है, ये था कितना मैंने लिखा था 13 समथिंग, और ये था कुछ let me actually write the energies as well. Let's go to the third board. So let me write the corresponding energies. So E, which is E0 plus E1, ये मैंने E1 लिखा है ना, तो जब आप ये सारी ऐड करें तो ये एनर्जीज बन जाती हैं, जो प्लस वाली स्टेट है ऊपर माइनस वाली स्टेट की बनती है -57.4, और इसकी बनती है -55. ये 8 है 4, और जो 1s2p लेवल्स हैं वो बनते हैं -53.9 और -55.75 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s2p वाले हैं और ये 1s2s वाले हैं। तो अब ये हुआ ये है कि जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था उसकी एनर्जी थी -68.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
अब जो हमें जो 4 एनर्जीज अब मिली है, ठीक है, एक ये है, ये -57.8 और ये 1s2s है, और दूसरी 1s2s है -55.4, so this is like 1s2s। फिर जो 1s2p वाला सिचुएशन है, 1s2p, उसमें एक एनर्जी है -55.7, तो इससे थोड़ी सी कम है, -55.7, ये 0.4 थी, 0.7, और जो दूसरी एनर्जी है वो है -53.9। सो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो J1s2s इंटेग्रल है उसने डीजेनरेसी लिफ्ट कर दी है 1s, ये जो 1s2s स्टेट की, और जो J1s2p इंटेग्रल है उसने डीजेनरेसी लिफ्ट कर दी है 1s2p स्टेट की। अब आगे जो K इंटेग्रल है वो अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 1s2s, so you split this level further into 2 level, so ये K है, और जो ये था इसमें अगर आप K 1s2p ऐड करें तो यहाँ पे चले जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाते हैं। सो जो J इंटेग्रल है, दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन, और जो K है उसकी वैल्यू 1s2s की 1 समथिंग इलेक्ट्रॉन है और इसकी एक इलेक्ट्रॉन से भी कम है। और अब हम जो 8 फोल्ड डीजेनरेट सिस्टम था वो अब एक इस लेवल में शिफ्ट हो गया विच इज नॉन डीजेनरेट टोटली, दिस इज आल्सो नॉन डीजेनरेट, लेकिन ये जो दोनों लेवल है ये भी 3 फोल्ड डीजेनरेट है और ये भी 3 फोल्ड डीजेनरेट है। क्यों? क्योंकि ये 1s2p है और 2p के अंदर px/py/pz है, और ये भी 1x2p है लेकिन ये इसके अंदर 1x px/py/pz है। सो 1 लेवल 1 3 और 3, टोटल अभी भी 8 स्टेट्स हैं। तो पार्शियली जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। एंड जस्ट टू बी प्रिसाइज, जो L है उस पे डीजेनरेसी लिफ्ट हो गई है, क्योंकि ये जो डिफरेंट L स्टेट है वो अब डिफरेंट एनर्जी के साथ आ गई है, लेकिन जो सेम M स्टेट है वो अभी भी इकट्ठी है। इन ये px/py/pz के अंदर M की तीनों की वैल्यूज सेम थी, ठीक है। आप ज़ाहिर है px/py/pz को वो p-1 p0 p1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सबका M सेम है। अलबत्ता इसका जो L है इसमें देखें P का L 0 है, ठीक है, इनका जो ये S है इसका L डिफरेंट है। सो जो डिफरेंट L स्टेट्स हैं वो उनकी डीजेनरेसी लिफ्ट हो गई है, अलबत्ता जो डिफरेंट M स्टेट्स हैं वो अभी भी इकट्ठी हैं। सो जो हीलियम है, और दूसरा अच्छा इसमें कुछ ना गलत चीजें भी आ गई हैं, अभी मुकम्मल तौर पर सही। ये हमें ये बता रहा है कि जो 1s2p लेवल है ना, ये एंटी सिमेट्रिक है ना या सिमेट्रिक है? ये -55 का मतलब है कि हमने दोनों एनर्जीज को प्लस किया, और नहीं, ये वो दूसरे वाला माइनस वाली स्टेट है कि इसकी एनर्जी ये 1s2s से कम है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अगेंस्ट है। एक्सपेरिमेंटली वी नो कि 1s2p दोनों लेवल की एनर्जी असल में 1s2s से ज्यादा है। तो ये भी परटर्बेशन में हमने चूंकि एक ही करेक्शन कंप्यूट की है, जब लोग हायर ऑर्डर करेक्शन टर्म डालते हैं तो दिस एसेंशियली इज करेक्टेड टुवर्ड्स बिट हायर वैल्यू। और अच्छा, एक चीज आप ओवरऑल नोट करें कि जो 1s2s कंट्रीब्यूशन है और जो 1s2p है, इसकी एनर्जी लोअर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। कैन यू फिजिकली इमेजिन व्हाई दिस इज द केस, व्हाई दिस हैज लोअर एनर्जी एंड दैट? इसमें 1s तो सेम है, यानी 2s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम है, 2p में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा। You can actually think about it in terms of the shielding effect. जो 1s ऑर्बिटल है वो यूं है, जो 2s है वो यूं करके है, और जो 2p है वो असल में यूं है। तो जो
ये है ये 2s है, ये 1s है, ये 2p है। जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो 1s से बाहर की तरफ होता है, सो इट फील्स a mostly shielded nucleus, so it has इसके लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है इट्स क्लोजर टू 1, क्योंकि जो हीलियम के +2 है वो जो एक ये 1s का माइनस है उससे कैंसिल हो रहा है, इट्स जस्ट इफेक्टिवली सीइंग ओनली अ सिंगल z, सो 1z की वजह से इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। दिस p जो है ये चूंकि इट हैज सब्सटेंशियल ओवरलैप विद दिस 1s पार्ट, सो this sees smaller shielding effect of the 1s electron than the 2s, so that's why the 1s 2p है उसकी एनर्जी ज्यादा है 1s 2s से। चैट में कोई क्वेश्चन है लोग? ओके, जस्ट वन लास्ट कमेंट के बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन। हमने ये इमेजिन किया है कि जो जैसे हीलियम एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो जो हैं वो इस तरह की स्टेट्स में होते हैं कि एक पॉसिबल कन्फिग्रेशन है 1s 2s और एक पॉसिबल कन्फिग्रेशन है 1s 2p। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो 1s 2s है वी हैव टू बी केयरफुल कि हम ये नहीं कह रहे कि एक 1s में है और एक 2s में है, बल्कि हम कह रहे हैं इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ 1s एंड 2s, क्योंकि जो करेक्ट फाइव निकले हैं हमारे पास उसके अंदर 1s 2s 2 और प्लस या माइनस के साथ पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो यहां से आपके जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट बैठ सकता है, इवन इफ यू इंक्लूड स्पिन एंड एवरीथिंग एंड सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री, कि जी जो ग्राउंड स्टेट है जो एक्साइटेड स्टेट एक पॉसिबल है कि 1s 2s का कॉम्बिनेशन और एक पॉसिबल है 1s 2p का। हकीकत में ऐसा नहीं है। इफ यू एक्चुअली फाइंड द करेक्शन फॉर वेव फंक्शन एज वेल, पहली बात तो यह है कि जो हमने 510 520 लिखे हैं दे are actually still of the unperturbed state. ये आप ये ना समझे कि ये हीलियम के वेव फंक्शन हैं, these are still the wave functions of the unperturbed atom which we think of as sum of two hydrogen atoms. क्योंकि इसमें अभी देखें ये दिस इज आइगन फंक्शन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये दोनों जो है इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम के आइगन फंक्शन है। अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है तो दिस इज सॉर्ट ऑफ स्टिल आइगन फंक्शन ऑफ दोज एटम्स। अभी ये हीलियम के तो वेव फंक्शन है ही नहीं। इफ यू एक्चुअली फाइंड द हीलियम एटम वेव फंक्शन यू विल सी कि जो इवन जो मोस्टली 1s 2s स्टेट है दिस विल हैव सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। 1s 2p जो है वो भी थोड़ा सा इसमें होगा। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट नाइसली प्रेजेंट इन हीलियम एटम 1s 2s स्टेट लाइक ओनली इन 1s एंड 2s, बल्कि उनका जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2p की तरह का भी होगा लेकिन बहुत स्मॉल सा। सो जो ट्रू wave function है when we go to the full scheme where we consider all possible configuration, क्योंकि essentially तो हमें ये imagine करना चाहिए ना कि in general let's assume कि जो helium का wave function है it is little bit 1s 2s, little bit 1s 2p, little bit 1s 3p, little bit 2p and so, और उसके बाद उसको हम actual Schrodinger equation में put करके तो तमाम configuration के जो coefficients हैं वो solve करें। That is something that we will do later on. It's called, configuration interaction scheme. तो चूंकि it's bit more involved और आपको ज्यादा wave function कंसीडर करने पड़ते हैं, so we'll go there once we actually have taken care of spin as well. तो अभी अब तक हमने इस कोर्स में सिर्फ perturbation और वेरिएशन प्रिंसिपल को सीखा है. We haven't really attempted through physical problem, क्योंकि अभी तक हमने स्पिन को कंसीडर नहीं किया. तो अब हमारा जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर हैं they will be on spin, and then we will come back to again helium atom and lithium and include the spin and then use the perturbation and variation principle again. और उस वक्त जो हमारे रिजल्ट्स होंगे they will be much closer to the real experimental value than these results are. So they are just as a practice run to learn perturbation and variation principle. जी
हाँ, स्पिन की वजह से थिंग्स वुड चेंज। ओके, सो जस्ट बिफोर क्लोजिंग, जो लोग ऑनलाइन है, नेक्स्ट क्लास से ओनली जो फिजिकल क्लासरूम है वो ही एक्सेसिबल होगा, जो वर्चुअल है वो नहीं होगा अवेलेबल। ओके, सो थैंक यू।